का अग्निपथ अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव ने और आप देख रहे हैं अग्निपथ अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ना तू रुकेगा कभी, ना तू थमेगा कभी, ना तू मुड़ेगा कभी। मेरे साथ कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, क्योंकि यह तेरा अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आज आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में उपस्थित हैं। आधुनिक भारत के तहत हमने आपको बहुत सारे टॉपिक कराए हैं। हमने आधुनिक भारत के तहत आज आपके लिए उत्तर मुगल काल को लेकर आए हैं। मैं मानता हूं कि टॉपिक मुझे कुछ समय पहले कराना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश से मैंने टॉपिक नहीं करा पाया, लेकिन अब मैं आपको टॉपिक को करा रहा हूं। देर आए लेकिन हम दुरुस्त आए हैं, आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर आए हैं। साथ ही मैंने आपसे कहा था कि डेली एक टॉपिक का आपको रिवीजन कराया जाएगा। इसी रिवीजन की कड़ी में डच का रिवीजन आज चालू होगा। डच भारत कैसे आए, किसके बाद आए, उन्होंने क्या क्या किया। अगर हम देखें पुर्तगाली सबसे पहले भारत आते हैं। भारत आने के लगभग 100 साल बाद डच नागरिक हॉटमैन भारत आता है, जो लगभग 1595 ईस्वी में आया था। अगर हम डचों की बात करें तो ये नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में की गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना की गई तो एक 17 सदस्यीय बोर्ड इसके कार्य संचालन के लिए बनाया गया। यही कार्य संचालन के लिए बोर्ड बनाया गया। यह एक सरकार के नियंत्रण में रहने वाली कंपनी थी, अर्थात यह कोई संधि, युद्ध या कोई अन्य कार्य करती तो ये सरकार के नाम से करती। सरकार ने इसको अपनी तरफ से अधिकार दिए हुए थे कि वह युद्ध कर सकती है, क्षेत्र का विस्तार कर सकती है और संधि कर सकती है। अगर हम देखें कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था तो इंडोनेशिया वाटविया में था, और भारत में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थित थी यह इसी मुख्यालय के प्रति उत्तरदायी थी। अगर हम आगे जाएं तो यूरोपीय डचों ने भारत में कोरोमंडल तट को व्यापार का आधार बनाया, और प्रमुख व्यापारिक केंद्र मसूलीपट्टनम था, जिसकी स्थापना 1605 ईस्वी में की गई। अगर हम दूसरी भाषा में इसे कहें तो कह सकते हैं कि डचों की प्रथम फैक्ट्री या दुर्ग क्या था, मसूलीपट्टनम था। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर लगभग सभी मसाला व्यापार केंद्रों पर अधिकार कर लिया। जैसे आपका एक था पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, पीपली 1627 में, जो बंगाल में इनकी प्रथम फैक्ट्री थी। इसके अलावा कोच्चि में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और वहाँ पर फोर्ट विलियम नामक किले की स्थापना कराई, जिस पर 1814 में अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अगर हम देखें तो इन्होंने मसाला व्यापार की जगह भारत के वस्त्रों को निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाया। अगर इस संबंध में हम कह सकते हैं डच ही वो व्यापारी थे जिन्होंने भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बना दिया था। अगर हम देखें कि डच और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसे वेदरा के युद्ध के नाम से जानते हैं। यह 1759 ईस्वी में हुआ, जिसमें डच अंतिम रूप से पराजित हुए। अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव द्वारा किया गया था। डच कंपनी जिस पद्धति पर आधारित थी उसे कार्टेज या सहकारिता पद्धति कहते थे। यह कार्टेज या सहकारिता पद्धति ने अपने जो व्यापारिक भागीदार थे उनको जो लाभांश दिया वो 18% से अधिक था, जो पिछले 200 वर्षों में एक रिकॉर्ड था कि इतना अधिक लाभांश कभी किसी साझेदार ने नहीं दिया था। तो आपने देखा, मैंने 5 मिनट में आपका रिवीजन करा दिया। कुछ कारणों से मेरी आवाज़ थोड़ी सी अटक के आ रही है, कभी कभी शायद मेरा ऑडियो खराब हो गया है। अगर आज हम देखें उत्तर मुगल काल देखेंगे, मैं आपको डेली एक चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, एक टॉपिक का रिवीजन कराऊंगा। आप ये बात समझ लीजिए, अगर आप इस रिवीजन को लगातार सुनते रहेंगे तो आपको उसी तरह से याद हो जाएगा जैसे हनुमान चालीसा याद है, जैसे आपको अपना राष्ट्रगान याद है। कभी राष्ट्रगान हनुमान चालीसा नहीं भूलते, उसी प्रकार आप इन टॉपिकों को भी नहीं भूलेंगे। क्या समझ में आया? तो उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 एडी में शुरू तक चलता है। अगर हम उत्तर मुगल काल कहें कि उत्तर मुगल काल क्या है, अगर उत्तर मुगल काल को देखें तो देखिए, सबसे पहले हमें देखना होगा मुगलों का शासन भारत में स्थापित कैसे हुआ। एक व्यक्ति था बाबर जो भारत पर आक्रमण करता है, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध क्या कहते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध यह 1526 ईस्वी में होता है। यह पानीपत का प्रथम युद्ध
किस किस के बीच हुआ, तो यह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित होता है और बाबर भारत में मुगल सत्ता की नींव रखता है। लेकिन बाबर एक तो अधिक उम्र का भी था, दूसरा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाया। इसने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बाबर ने पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर घर गया और मर गया। आपको ट्रिक नहीं याद है, आप फिर भूल गए। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद कौन देखेगा? चांद देखा, खाना खाया, घर गया और मर गया। समझ में आ गया? तो पानीपत का युद्ध हुआ, पानी पिया, खाना खाया, खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद चांद देखा, चंदेरी का युद्ध हुआ, घर गया, गग्गर का युद्ध हो गया और फिर घर जाके मर गया 1530। तो 5 साल तक शासन कर पाया, तो बहुत अधिक सुदृढ़ शासन स्थापित नहीं कर पाया, लेकिन शुरुआत इसने कर दी थी। इसके बाद इसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है। जब बाबर मरा था तो हुमायूं को उसने कहा था कि अब कुछ भी करना, अपने राज्य का बंटवारा ना करना, ये राज्य है, घर नहीं जिसका बंटवारा हो जाएगा। इसे नहीं माना, इसने अपने भाइयों में राज्य का बंटवारा कर दिया, इसके भाइयों ने ही इसका विद्रोह किया। इसी बीच बिहार से एक सैनिक स्थिति से एक व्यक्ति ऊपर उठ के आता है, शेरशाह सूरी, और वह क्या करता है, 1540 तक हुमायूं को हरा देता है और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। हुमायूं इतना मजबूर था कि उसे दिल्ली से भागना पड़ता है और वह निर्वासित जीवन जीता रहता है, जब तक कि वह पुनः गद्दी प्राप्त नहीं कर लेता। शेरशाह के बाद उसके कुछ वंशज बनते हैं, लेकिन स्थायी शासन न प्राप्त करते हुए 1555 ईस्वी में हुमायूं पुनः गद्दी पर बैठता है। लेकिन 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से उतर रहा था अपने पुस्तकालय की और लड़खड़ाकर गिर जाता है और मर जाता है। इसलिए कहा जाता है हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते मर गया। हुमायूं के बाद अकबर शासक बना। अकबर की आयु कम थी, लेकिन जिस प्रकार बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा और यह 1556 ईस्वी में हुआ। यह हेमू के विरुद्ध युद्ध था। किसके विरुद्ध था? हेमू के विरुद्ध युद्ध था। अकबर की विजय हुई, अकबर ने शासन स्थापित किया। अकबर लंबे समय तक शासन करता रहा, 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 49 साल उसने शासन किया। एक अच्छे शासन की नींव रखी, जिसके माध्यम से एक लंबे समय तक मुगल सत्ता स्थापित रही। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर शासक बनता है, जिसको आप सलीम के नाम से भी जानते हो, जिसकी अनारकली के साथ बहुत चर्चा होती थी। अनारकली डिस्को चली, वो इसी की अनारकली थी जो कहाँ जा रही है आजकल? डिस्को जा रही है। इसके समय में क्या हुआ था? दीवार में चिनवा दी गई थी, तो अब अनारकली डिस्को जाती है, दीवार में चिनी नहीं है। जहांगीर बना, जहांगीर शासक बना और 1605 में शासक बनता है। कुछ ही समय में जब अनारकली चली गई तो इसके जीवन में एक और आई, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये दुनिया बहुत बड़ी है, ये दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें लाखों हसीन चेहरे हैं, सनम तू अकेली तो नहीं। समझ में आया? तो कभी भी प्यार में दिल टूट जाए तो कभी टेंशन ना लेना। जिसको तुम प्यार करते थे, हो सकता है उसकी नाक अच्छी हो या कान अच्छे हो। हर लड़की में कुछ ना कुछ अच्छा, हर लड़के में कुछ ना कुछ अच्छा। किसी के होठ अच्छे, किसी की आंखें अच्छी, किसी के गाल अच्छे, किसी की टांगें अच्छी, है क्या नहीं? किसी का फिगर अच्छा, किसी की अकल अच्छी, किसी का मन अच्छा, किसी का व्यवहार अच्छा। हो सकता है आपको लड़की देखने में लगे सुंदर, आपने कर ली शादी और फिर उसका व्यवहार ऐसा निकले कि आपकी जिंदगी झंड हो जाए, आपकी जिंदगी झंड हो जाए। ऐसा नहीं करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। तो अब जहांगीर बना, जहांगीर के जीवन में आई नूरजहां। कौन आई? और जहांगीर ने लगभग शासन से अपना मोह भंग कर लिया था। अब वास्तविक शासक नूरजहां ही थी, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम जहांगीर के बाद उसका पुत्र शाहजहां शासक बनता है। कौन बनता है? शाहजहां शासक बनता है। 1627 से 1657 तक शासक रहता है। अब क्या है, बाबर मर रहा है, हुमायूं शासक बनना है, हुमायूं मर रहा है, अकबर शासक बनना है, अकबर मर रहा है, जहांगीर शासक बनना है, और जहांगीर मर रहा है, शाहजहां शासक बनना है। लेकिन शाहजहां के साथ ऐसा नहीं हुआ। जिसने बनाया था ताजमहल, उसे बाद में भुगतान करना पड़ा। औरंगजेब ने इसके जिंदा रहते ही शासक बन गया और इसको डाल दिया जेल में। इसको क्या डाल दिया? जेल में। शाहजहां ने उसी वक्त कहा था कि मुस्लिमों से तो अच्छे वो हिंदू हैं जो कम से कम मरने के बाद भी अपने पितरों को खाना खिलाते हैं।
इसने तो मुझे जीते जी कारागार में डाल दिया है। औरंगजेब शासक बनता है। ये सब शासक शक्तिशाली थे। क्या थे? शक्तिशाली थे। ये 1707 तक शासक रहता है। तो हम देखते हैं कि मुगल शासन 1526 में स्थापित होता है और 1707 तक शासन चलता है। इसे कहते हैं प्रारंभिक मुगल शासक। इसके बाद जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी वंशज आते हैं वो एक कमजोर शासक स्थापित होते हैं। इसलिए 1707 के बाद जो शासक मुगल शासन में हुए और जितना जहां तक शासन चला उसे उत्तर मुगल काल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे उत्तर मुगल काल क्या है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 के बाद जो मुगल शासन 1857 तक चला उसे उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। अर्थात 1707 से 1857 के काल को उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। इसमें कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप मानिए 3 मार्च 1757 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। 3 मार्च 1757 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हुई। वो मुगल काल का संध्या काल था। क्या था? मुगल काल का संध्या काल था। उसके बाद मुगल सत्ता लगातार कमजोर होती गई, कभी पनप नहीं पाई। इनकी अय्यासियों ने, इनके गलत निर्णयों ने, इनकी कायरताओं ने, इनके रंगीलेपन ने क्या किया, मुगल सत्ता जो 200 वर्षों से शासन कर रही थी, 1526 से 1707 तक शासन करती आ रही थी, वो एकदम लड़खड़ा गई और घुटनों के बल आ गई। हमें याद करना है कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में एक क्रम आएगा और इनकी सने आएंगी। तो आप एक बार मेरे साथ पुनः रिवीजन करेंगे कि बाबर के बाद कौन बना? हिमायूं के बाद कौन? अकबर के बाद कौन? जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। समझ में आ गया? क्या बना? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब ऐसे नहीं याद हो तो आप हैं युवा, आपकी प्रेमिका होती है, जैसी मिलते उससे कहते बाहों में आजा सनम। क्या कहते हो? बाहों में आजा सनम। तो बाहों में आजा सनम, क्या कहते हो? बाहों में आजा सनम, ना कर देरी कोई आ जाएगा फिर। तो बा से बाबर, हा से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से सनम लिखेंगे हम सीटी वाला, सनम, बाहों में आजा सनम, अब देर ना कर, आ से औरंगजेब। समझ में आ गया? अब देर न कर, बाहों में आजा सनम, अब देर न कर। अर्थात मेरे साथ एक बार फिर पुनः रिवीजन करेंगे। क्या? सबसे पहले बना बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर के शाहजहां के बाद औरंगजेब। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा। बाबर का कार्यकाल 1526 से 1530 तक रहा। यहीं पर याद करके जाओ, घर याद करने का रिस्क ही ना लो। 1530 से 1526 से 1530 तक रहा। हुमायूं कार्यकाल 1530 से 1556 तक रहा, लेकिन 1540 से 1555 तक वह निर्वासित रहा, वह शासक नहीं रहा। अब अकबर का कार्यकाल 1526 से 1605 ईस्वी तक रहा। 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा। अगर शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से 1707 तक रहा। इसके बाद जो भी पढ़ेंगे हम उत्तर मुगल काल में पढ़ेंगे। तो इसको कैसे याद करेंगे? बाहों में आजा सनम, अब देर न कर। समझ में आया? अब अगला देखते हैं उत्तर मुगल काल 1707 से 1857 एडी तक। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 3 मार्च 1707 को, तो क्या होता था? मुगलों में एक था, जैसे बादशाह मरा तो इसके जो पुत्र हैं उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी? लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसके 3 पुत्र थे। इसने एक वसीयत बनाई। इसने कहा कि तीनों पुत्रों में अलग अलग उसने अपनी जो शासन था उसको बांट दिया। लेकिन कहाँ मानने वाले हैं? तूने भी तो नहीं माना, तूने भी तो अपने भाई को मारा था। इसने अपने भाई को मारा, अपने हाथ से गला काटा था। हाँ, औरंगजेब ने अपने भाई का। अब
अपने हाथ से गला काटा था, क्या छोड़ देंगे इसके बेटे? इनके बेटों में भी लड़ाई हुई। 3 बेटे थे, 3 बेटे थे, तीनों में लड़ाई हुई। बहादुर शाह का वास्तविक नाम मुअज्जम था, मुअज्जम। इस उत्तराधिकार के युद्ध में बहादुर शाह विजयी हुआ। बहादुर शाह विजयी हुआ, लेकिन समस्या क्या थी? बहादुर शाह 63 वर्ष का था, 63 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था। क्या था? 63 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था। अब ऐसा व्यक्ति आपको लगता जोश में होगा? हाउ द जोश, हाउ द जोश है। उसे तो खांसी वाला सिरप चाहिए। क्या चाहिए? खांसी वाला सिरप चाहिए, हाउ द जोश थोड़ी चाहिए। तो अब इसलिए इसको शाहे बेखबर कहा गया। क्या कहा गया? इस एक शाहे बेखबर एक लेखक थे काफी खां, इन्होंने इसे शाहे बेखबर कहा। बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह, बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह बनता है। जहांदार शाह अपने बलबूते पर नहीं बनाता। एक ईरानी सरदार था जुल्फकार खां, उसके सहयोग से बना। एक ही साल शासक बना, 1712 से 1713। इसकी अपनी नीतियों के कारण इसको हम लंपट मूर्ख कहते हैं। समझ में आ गया? लंपट मूर्ख कहते हैं, इतना बड़ा मूर्ख था इसलिए लंपट मूर्ख कहा गया। इसके बाद फर्रुखसियर बना। कौन बना? यहाँ पर ये, जहां पर ये जुल्फकार खां के सहयोग से बन रहा है, वहीं पर फर्रुखसियर सैयद अली बंधुओं के सहयोग से बन रहे हैं। फर्रुखसियर शासक बनता है। ये कायर था, इतना डरपोक था कि जैसे ही मराठे दिल्ली में घुसे ये भागने के लिए तैयार। अब हुसैन बोल्ट है कि बादशाह है? हुसैन बोल्ट तो नहीं है। ये 1719 में बना, सैयद बंधुओं ने इसकी हत्या की। उसके बाद रफीउद्दरजात को बनाया। किसको बनाया? रफीउद्दरजात को बनाया। इन्हें हो गई टीवी। क्या हो गई? टीवी हो गई। इन्हें टीवी हुई तो ये मर गए। उसके बाद जब टीवी हुई फिर दौला को बनाया गया, इन्हें भी तपेदिक हो गया, तपेदिक, ये भी मर गए, ये भी मर गए। उसके बाद मोहम्मद शाह को बनाया गया, मोहम्मद शाह को बनाया गया। मोहम्मद शाह शासक बने। मोहम्मद शाह ने देखा कि सैयद बंधुओं का निपटारा करना जरूरी है। इसने और लोगों के साथ मिलकर सैयद बंधुओं को निपटा दिया। अब देखिए, सैयद बंधुओं को निपटाया तो सैयद बंधु क्या है? फर्रुखसियर को बना रहे हैं, रफीउद्दरजात को बना रहे हैं, रफीउद्दौला को, मोहम्मद शाह को बना रहे हैं। तो क्या कहलाते हैं वो? नप निर्माता, किंग मेकर कहलाए। सैयद बंधु क्या कहलाए? किंग मेकर कहलाए। मोहम्मद शाह को बनाया गया। मोहम्मद शाह छोटी उम्र में बन गया था। ये एकदम रंगीला आदमी था, इसे दारू दे दो, समझ में आ गया, और क्या दे दो? कबाब दे दो और सवाब दे दो, समझ में आ गया। इसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। रंगीला बादशाह था, रंग में अपने भंग करता रहता था। इसके बाद अहमद शाह बना। अहमद शाह के बाद आलमगीर द्वितीय। कौन बना? आलमगीर द्वितीय बना। तो देखिए, द्वितीय पढ़ेंगे, पहले हम इनको एक बार याद करेंगे। तो आप बताइए, औरंगजेब के बाद कौन बना? बहादुर शाह प्रथम। कौन बना? बहादुर शाह प्रथम बना। बहादुर शाह प्रथम के बाद कौन बना? जहांदार शाह बना। कौन बना? जहांदार शाह बना। जहांदार शाह के बाद फर्रुखसियर बना। फर्रुखसियर के बाद रफीउद्दरजात बना, फिर रफीउद्दौला बना, लगातार 2 बने। फिर मोहम्मद शाह बना। कौन बना? मोहम्मद शाह बना। उसके बाद अहमद शाह। कौन बना? अहमद शाह बना। यहां तक हमने पढ़ लिया अहमद शाह। तो एक बार हम रिकॉल दोबारा करेंगे। बहादुर शाह 1707 से 1712 ईस्वी तक शासक रहा। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक 1 साल के लिए शासक रहा। फिर फर्रुखसियर बना, 1713 से 1719 तक शासक रहा। रफीउद्दरजात और रफीउद्दौला लगातार शासक बने, 1719 में और 1719 में। ये मार्च में बनता है, जून में मर जाता है। फिर ये जून में बनता है, सितंबर में मर जाता है। सबसे कम शासक रफीउद्दरजात रहा। फिर उसका मोहम्मद शाह बना 1719 से 1748 तक। फिर अहमद शाह बना 1748 से 1754 तक। समझ में आ गया? अब उसके बाद इनको याद करना आसान है। आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। कहीं भी द्वितीय नहीं आया, यही द्वितीय 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 आया है। समझ में आ गया? इसलिए आपको क्रम लगाना आसान है। पहले कौन था? आलम था। फिर देखो, पहले क्या है? शुरू में आलम है, फिर एंड में आलम है। समझ में आ गया? शुरू में आलम, एंड में आलम, फिर क्या है? अकबर है। और जो पहला था वही अंतिम है। बहादुर पहला था, बहादुर ही अंतम है। तो क्या याद करेंगे? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। क्या था? आशा कर, अब आशा नहीं करेंगे, आशा करेंगे अब।
क्या करेंगे? आशा करेंगे अब। क्या करेंगे? अगर इसको याद करना हो कैसे कर सकते हैं? आशा करेंगे अब। वैसे इन नालायकों से कोई आशा नहीं थी। समझ में आ गया? मेरे पास भी कुछ नालायक हैं, उनसे भी आशा नहीं है, वो ऐसे ही शासक हैं मेरे उत्तराधिकारी। पुलिस के पेपर में जाएंगे और डंडा खाकर आएंगे। अरे डंडा लेने भेजा है, मेहनत करो, मेहनत करो। क्या करो? मेहनत करो, मेहनत करो। देखो वक्त, वक्त बड़ा कीमती होता है। कुछ लोग सोना बनाने में गुजार देते हैं, कुछ लोग सोने में गुजार देते हैं। अब आप सोचो, आपको सोना बनाने में गुजारना है, सोने में गंवाना है। तू वक्त लगा, तू वक्त लगा, तेरा वक्त मांगने के लिए फिर लोग लाइन लगाएंगे, लेकिन वक्त तो लगा। ऐसे क्या है आपके? वैसे मुस्कुरा दिए, कहीं इधर देख रहे हैं, कहीं उधर देख रहे हैं, ऐसे नहीं। पढ़ाई का लोड मत लो, लेकिन ये मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या? कमरे में पढ़ो, 5 घंटे डेली पढ़ो, फिर खूब गप्पे मारो। हाँ, खूब गप्पे मारो, फिल्म देखो, मोबाइल देखो, इंस्टाग्राम रील्स देखो, दोस्तों से बात करो, लेकिन 5 घंटे रेगुलर पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। रेगुलर पढ़ोगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। हम एक बार पुनः रिकॉल करेंगे हम शुरू से रिकॉल करेंगे। सभी लोग बिना देखे बोलेंगे कहां तक आता है। पहला शासक कौन था? बाबर। कौन था? बाबर था। कब से कब तक बना? 1526 से 1530 तक। बाबर के बाद कौन शासक बना? हुमायूं शासक बना। कब से कब तक रहा? 1530 से 1556 तक बना, लेकिन 1540 से 1555 तक निर्वासित रहा। उसके बाद कौन बना? अकबर। हुमायूं के बाद अकबर शासक बना, जो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासक रहा। उसके बाद कौन शासक बना? जहांगीर शासक बना, जो जिसको सलीम के नाम से जानते हैं, 1605 से 1627 तक शासक रहा। उसके बाद कौन शासक बना? शाहजहां शासक बना, जो 1627 से 1657 तक शासक रहा। फिर औरंगजेब शासक बना, जो 1658 से 1707 तक शासन रहा। ये प्रारंभिक शासक थे। अब हम देखेंगे उत्तर मुगल काल शासक, जो 1707 से 1857 तक है। बहादुर शाह प्रथम 1707 से कब तक शासक रहा? 1712 तक शासक रहा। बहादुर शाह के बाद कौन बना? कौन बना? जहांदार शाह बना, जो 1712 और 13 में शासक रहा। उसके बाद कौन बना? फर्रुखसियर। बोलो बोलो, फर्रुखसियर कौन बना? फर्रुखसियर बना, जो कब से कब तक रहा? 1713 से 1719 तक शासक रहा। उसके बाद रफीउद्दर्जात कौन बना? रफीउद्दर्जात शासक बना, जो 1719 में ही मर गया। फिर रफीउद्दौला बना, 1719 में ही मर गया। उसके बाद मोहम्मद शाह शासक बना। उसके बाद मोहम्मद शाह शासक बना, जो 1719 से 1748 तक शासक रहा। फिर अहमद शाह शासक बना, जो 1748 से 1754 तक शासक रहा। फिर द्वितीय आ गए। पहले क्या? आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय। तो शाह आलम द्वितीय, जो आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758 तक रहा। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 तक रहा। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक रहा। बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 तक शासक रहा। इस प्रकार आपको याद हो गया होगा। मैंने आपको 60% याद करा दिया है। अब आपका काम है घर पर जाकर 40% पूरा याद करें। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, इसमें आपको एक चीज समझा दे रहे हैं कि जो मोहम्मद शाह था, ये लंबे समय तक शासन करता है। 1619 से 1648 तक शासन करता है। लेकिन इसी के समय क्या होता है? बहुत से राज्य अलग हो रहे हैं। आपने सुना होगा अवध। अवध सुना था आपने? एक आपने हैदराबाद सुना, आपने बंगाल सुना, और आपने एक कर्नाटक। जो हमारा राज्य नाटक करता है उसका नाम क्या है? कर्नाटक। तो अवध, मोहम्मद शाह के समय अवध का एक सूबेदार था, उसका नाम था सआदत खां। क्या था? सआदत खां। आदत खां। इसके नेतृत्व में अवध एक अलग राज्य बन गया। क्या बन गया? अवध स्वतंत्र हो गया मुगलों से। अभी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन नाम मात्र की। वास्तविक शासक ये स्वयं ही बने हुए हैं। एक था हैदराबाद। क्या था? इसने अपनी पदवी डाली सआदत खां बुरहान अली खां की। क्या डाली थी? बुरहान अली खां की। लेकिन सआदत खां के नाम से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन किस नाम से आएगा? सआदत खां के नाम से ही आएगा। अब हैदराबाद में निजाम उल मुल्क, कभी कभी इस नाम से पूछेंगे। हैदराबाद की स्थापना किसने की? निजाम उल मुल्क ने की। और मोहम्मद शाह के काल में किसने की?
इसका एक और नाम था चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां, क्या नाम था इसका? चिनकिलिच खां भी नाम था। अब बंगाल जो स्वतंत्र हो रहा है, अब बंगाल जो स्वतंत्र हो रहा है वो किसके काल में हुआ? मोहम्मद शाह। किसने किया? मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां ने किया। और कर्नाटक को किसने अलग किया आपको पता है? सादुल्ला खां। कौन था? सादुल्ला खां, सादुल्ला खां। तो अब हम देख रहे हैं कि मोहम्मद शाह के समय छोटे छोटे राज्य हैं या अलग अलग राज्य हैं वो अलग हो रहे हैं। तो देखते हैं अवध सआदत खां के काल, सआदत के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। हैदराबाद जो स्वतंत्र हुआ निजामुल मुल्क या चिनकिलिच खां के नेतृत्व में अलग हो गया। बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में अलग हो गया, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं बंगाल को। और कर्नाटक सादुल्ला खां के नेतृत्व में अलग हो गया। बात समझ में आ गई? इतना था। अब हम इनके बारे में थोड़ी डिटेल देखेंगे कि पेपर में बहादुर शाह के संबंध में क्या आता है, जहांदार शाह के संबंध में क्या आता है, फर्रुखसियर के संबंध में क्या होता है। चलिए देखिए, अब हमने शासकों के नाम पढ़ लिए, उनको केवल रिकॉल कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो आपकी परीक्षा होती है उसमें कौन कौन से और क्वेश्चन इनके संबंध में बन सकते हैं। तो अगर हम देखें कि पहला शासक कौन था, पहला शासक था बहादुर शाह प्रथम। पहला शासक कौन था? बहादुर शाह प्रथम, जो 1707 से 1712 तक शासक रहा। इसका मूल नाम मुअज्जम था। इसका मूल नाम मुअज्जम था। देखिए बहादुर शाह प्रथम, अगर हम देखेंगे कि जो शासक हुए मुगल काल के, इनके बारे में और क्या क्या पेपर में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें इनके संबंध में इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। भले ही ये बहादुर ना रहे हो, नालायक लोगों के बारे में भी कुछ नालायकियाँ इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम देखें बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक शासक बनता है। इसका मूल नाम मुअज्जम था। क्या नाम था? मूल नाम मुअज्जम था। उसे जो उपाधि दी गई शाह बेखबर की उपाधि दी गई खाफी खां के द्वारा। तो खाफी खां ने जो उपाधि दी, अब ये हम कह नहीं सकते कि वास्तव में एक शांति प्रिय शासक था या वास्तव में ये एक आलसी शासक था। इसकी आयु अगर देखें 63 वर्ष की इसकी आयु थी। कितनी आयु थी? 63 वर्ष की आयु थी। बहादुर शाह के 3 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र बहादुर शाह प्रथम था। इसने क्या किया? 2 युद्ध लड़े। इन्हें उत्तराधिकारी का युद्ध कहते हैं। जब मुगल बादशाह मर जाता था उसके बाद उनके पुत्रों में युद्ध होते थे। युद्ध में जो विजयी होता था वो शासक बनता था। एक जजाऊ का युद्ध हुआ, जजाऊ आगरा के पास है। जजाऊ का युद्ध हुआ, इसमें आजम के साथ युद्ध हुआ। इसने अपने भाई आजम की हत्या कर दी यहाँ पर इस युद्ध में। फिर एक बीजापुर का युद्ध हुआ, बीजापुर में युद्ध हुआ, इसमें कामबख्श इसका भाई था। इसने बहादुर शाह ने कामबख्श की भी हत्या कर दिया। अकेला बचता है बहादुर शाह प्रथम। कौन बचता है? बहादुर शाह प्रथम। अगर इसके बारे में कहें, सहिष्णु शासक था। कैसा था? इसने मराठों के प्रति एक शांति वाली नीति अपनाई। जैसे ये शासक बनता है वैसे ही साहू जो मराठों का उत्तराधिकारी था उसको छोड़ देता है। मैंने आपको जब मराठे पढ़ाए थे तो बताया था कि साहू कौन था? शिवाजी का नाती था, जिसको जो औरंगजेब की कैद में था। जैसे ही बहादुर शाह शासक बनता है, साहू को कैद से आज़ाद कर देता है। साहू जाकर मराठा राज्य की फिर नींव आगे बढ़ाता है और बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाता है। वो अलग कहानी थी। इसने इसी प्रकार इसने राजपूतों के भी प्रति शांति की नीति रखी। राजपूतों के प्रति भी शांति की नीति रखी। इसने सिखों के प्रति भी शांति की नीति रखी। गुरु नानक से इसके मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। लेकिन हुआ क्या? गुरु नानक की हत्या हो गई। गुरु नानक की जैसी हत्या हुई तो अब क्या हुआ? गुरु नानक का जो उत्तराधिकारी बना, बंदा बहादुर बना, वो गुरु नहीं था, एक सेनापति था। बंदा बहादुर ने क्या किया? सिखों का नेतृत्व संभाला और उसने क्या किया? पंजाब में कई मुस्लिमों पर हमले शुरू कर दिए। इसलिए बहादुर शाह से या सिखों से बहादुर शाह की हमेशा लड़ाई बनी रही। बंदा बहादुर लगातार बहादुर शाह को परेशान करता रहा। आयु के कारण 1712 में मृत्यु होती है। इसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी का युद्ध होता है। लेकिन अब 4 पुत्र हैं इसके। चारों पुत्र में जो सबसे कमजोर पुत्र है वो है जहांदार शाह। अब किस्मत ऐसी थी कि जहांदार शाह ही शासक बन गया। कारण क्या था? इसके साथ एक जुल्फकार खां था जो एक अच्छा सेनापति था। उसके नेतृत्व में शासक बना जहांदार शाह, लेकिन खुद में काबिलियत कुछ नहीं थी इसकी। तो जब जुल्फकार खां के सहयोग से जहांदार शाह शासक बनेगा तो निश्चित बात है कि जुल्फकार खां के हाथ में वास्तविक सत्ता थी। यही वजीर बना, इसी के हाथ में वास्तविक सत्ता आ गई। कमजोर शासक था, लंपट मूर्ख भी इसलिए कहा जाता है। एक ही साल इसका शासन चला। एक लाल कुबरी नामक वैश्या थी, उसके कारण बहुत चर्चे में रहा, उसी के साथ डला रहता था। फासिस्ट शासक कौन था? जुल्फकार खां था। अगर सैयद बंधु, अब क्या किया? सैयद फर्रुखसियर,
इसका भाई था जहादार शाह का जमान शाह, उसका पुत्र था फरुखसियर। फरुखसियर ने सैयद बंधुओं के साथ मित्रता की और सैयद बंधुओं के सहयोग से क्या हुआ, जहादार शाह की हत्या कर दी गई। पहला मुगल बादशाह है जो दरबारी गुटबंदी कांड उसकी हत्या की जा रही है। जिस दरबारी भाई सैयद बंधु क्या है, दरबारी ही तो हैं, ये क्या है दरबारी उसकी हत्या कर रहे हैं। सैयद बंधु क्या थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे। क्या थे, हिंदुस्तानी मुसलमान थे। इनके जाटों से राजपूतों से अच्छे संबंध थे। सैयद बंधु इसकी हत्या कर रहे हैं और सैयद बंधु हत्या करके क्या कर रहे हैं, फरुखसियर को 1713 में शासक बना देते हैं। फरुखसियर शासक बनता है, 1719 तक शासक रहता है। अब फरुखसियर किसके सहयोग से शासक बना, सैयद बंधुओं के सहयोग शासक बना। सैयद बंधुओं के नाम थे अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। जो अब्दुल्ला खां था उसको सैयद फरुखसियर वजीर बनाता है और हुसैन अली खां को मीर बख्शी बनाता है। फरुखसियर की एक गलती थी वास्तव में कि इन दोनों भाइयों को इतने अधिकार दिए, इसके बाद कभी भी फरुखसियर इन दोनों भाइयों के चंगुल से निकल नहीं पाया। जब उसने निकलने का प्रयास किया तो इन्होंने इसकी हत्या भी करवा दी। होता क्या है कि अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां जब मीर बख्शी तो इसके हाथ में वास्तविक शक्ति आ जाती है। फरुखसियर चाहता है कि मैं अब सैयद बंधुओं की गिरफ्त से बाहर निकलूं, स्वयं शासन सत्ता अपने हाथ में संभालूं। लेकिन था क्या, ये गणित कायर था, बहुत कड़ा कायर था। अब सैयद बंधुओं के तब जब खिलाफ चाल चलता है तो सैयद बंधु क्या करते हैं, मराठों से जाके संधि कर लेते। जब मैं आपको मराठा पढ़ा रहा था, मराठों और मुगलों के बीच संधि हुई जिसमें सैयद बंधुओं ने संधि की थी, उसे मराठों का मैग्ना कार्टा कहा गया। सैयद बंधुओं ने बहुत सारी जागीरें दे दी, कर वसूलने का अधिकार दे दिया और इसके अलावा जो आस पड़ोस के राज्यों से कर वसूलते थे उसका भी अधिकार दे दिया। अब ये सब अधिकार दिए तो मराठों ने कहा कि अगर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपका सहयोग करने आएंगे। सैयद बंधुओं ने मराठों को बुलाया, मराठे अपने घोड़े पर आए, फरुखसियर को गद्दी से हटाया और गद्दी से हटाने के बाद उन्होंने क्या, रफ़ी-उद-दरजात को अपना अगला बादशाह बना दिया। पहले फरुखसियर को गद्दी से हटाया जाता है, फिर उसे अंधा किया जाता है, बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है। बहुत बुरी तरह से मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया, कोई विरोध भी नहीं कर पाया। आप बात समझ में आ गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। अब है क्या, इसके काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। ये 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर जो सिखों का नेतृत्व करता था, उसको उसके ही साथी धोखा देते हैं और धोखा देने के कारण बंदा बहादुर को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसको क्या दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। दूसरा, 1717 में अंग्रेजों को शाही फरमान दिया गया कि बंगाल का मतलब बंगाल, उड़ीसा और बिहार, वर्तमान बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी इसमें शामिल हो। इतने बड़े क्षेत्र में निःशुल्क व्यापार और बहुत सारी रियायतों की छूट दे दी गई, इसके द्वारा फरुखसियर के द्वारा दी गई थी। अब ये क्या करता है, फरुखसियर जयसिंह एक राजा थे, उनको सवाई की उपाधि देता है। कहता है, आपने सुना होगा सवाई जयसिंह, क्या कहते हैं, सवाई जयसिंह जजिया और यात्रा कर को समाप्त कर देता है। लेकिन फरुखसियर का सैयद बंधुओं से बिगाड़ खाता हो जाता है और सैयद बंधु क्या करते हैं, इसकी हत्या करके रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाते हैं। लेकिन रफ़ी-उद-दरजात की जल्दी ही मृत्यु हो जाती है और फिर क्या करते हैं, रफ़ी-उद-दौला को बनाते हैं, इसकी भी बीमारी के कारण मृत्यु हो जाती है। देखिए, रफ़ी-उद-दरजात और रफ़ी-उद-दौला पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फरुखसियर और मोहम्मद शाह के बीच वे कौन दो शासक थे जो शासक बने, तो वहाँ पर इनके नाम इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है, अगर पूछे सबसे अधिक कम शासन किसने किया तो वो रफ़ी-उद-दरजात था। सैयद बंधु अब मोहम्मद शाह को शासन बनाते 1719 से 1748 तक शासन करता है। कब तक, 1719 से 1748 तक शासन करता है। अब जो मोहम्मद शाह है, सैयद बंधुओं के सहयोग से शासक बना है, लेकिन जल्द ही वह सैयद बंधुओं से छुटकारा पा लेता है, सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है। निजामुल मुल्क की सहायता से क्या करता है, वो अब्दुल्ला खां जो उसका बड़ा भाई था उसकी हत्या करवा देता है। बाद में हुसैन अली खां को निजामुल मुल्क द्वारा पराजित कर दिया जाता है। इसके समय में निजामुल मुल्क का वजीर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, वजीर बनाया जाता है। और इसी समय निजामुल मुल्क हैदराबाद में जाकर अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। अब सैयद बंधुओं का पतन हो जाता है, उसके अवध, बंगाल और हैदराबाद इसी के काल में स्वतंत्र हो गए। अवध शहादत खां के नेतृत्व में अलग हुआ, हैदराबाद निजामुल मुल्क या चिनकलिश खां के नेतृत्व में अलग हुआ, और आपका बंगाल मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में मुगल सत्ता से अलग हो गया। बात समझ में आ गई। अभी मुगल सत्ता सबसे बड़ी बनी हुई है, लेकिन अब मुगल सत्ता का खोखलापन दिखेगा। पहले खोखलापन कैसे दिखता है, 1737 में, इसमें लिखा नहीं है, 1737 में मराठा क्या करते हैं, दिल्ली पर हमला करते हैं। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में 500 घुड़सवार लेकर और दिल्ली पर चढ़ाई कर देते हैं। ये जैसे ही मोहम्मद शाह सुनता है, ये दिल्ली से भागने की तैयारी कर लेता है। समझ में आया, रंगीला आदमी था,
कैसा आदमी था, रंगीला आदमी, भागने की तैयारी कर लेता है और दिल्ली पहुंच जाते हैं। वो क्या बोले, बाजीराव दिल्ली पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वापस आ जाते हैं। अब मोहम्मद शाह के समय में एक इम्पोर्टेंट हमला हुआ, नादिर शाह का आक्रमण। इसने जितनी लूट की उतनी लूट किसी ने नहीं की। 1739 में हमला हुआ, इसे करनाल का युद्ध भी कहते हैं। नादिर शाह फारस का, देखो लिख सकते हैं आप, नादिर शाह फारस का शासक था जो 1736 में शासक बनता है। इसने बहुत सारे हमले किए, इसीलिए इसे ईरान ईरान को पहले फारस कहते थे, ईरान का नेपोलियन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए ईरान का नेपोलियन कौन, तो कहेंगे नादिर शाह। बहादुर शाह कहाँ से आ गया भाई, नादिर शाह। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कौन था ईरान का नेपोलियन, कौन, नादिर शाह था। नादिर शाह यहाँ पर हमला करता है, लेकिन वो पंजाब से ही हमला करके लौट जाना चाहता था। लेकिन एक व्यक्ति था अवध का जिसने नेतृत्व स्थापना की थी, सादत खां। सादत खां कहता है कि आप यहाँ तक नहीं, दिल्ली तक जाओ, आपको बहुत पैसा मिलेगा। इसने कहा 30 करोड़ मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 करोड़ रुपया मिलेगा। और ये नादिर शाह ने संधि की थी निजामुल मुल्क के संरक्षण में, वो सहयोग से 30 लाख में। अब सादत खान ने 30 करोड़ का लालच दिया। अब नादिर शाह पंजाब तक आ चुका, दिल्ली आने में क्या दिक्कत है। तो नादिर शाह दिल्ली आता है, मोहम्मद शाह को बंदी बनाता है, अपने नाम का खुतबा पढ़वाता है और शासक बन जाता है। फारस का शासन आ जाता है, फारस का शासन आ जाता है। क्या आ जाता है, अब मुगल शासन नहीं था। नादिर शाह 57 दिनों तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दिल्ली गद्दी पर फारस का शासन रहा। अब सादत खां से कहा जाता है कि भैया तुमने 30 करोड़ का वादा किया था, जो करो पूरा। सादत खां पर पैसा कहाँ था, उसने कहा अगर पैसा नहीं दिया तो आपको शारीरिक यातनाएं दी जाएंगी, ना मरने देंगे ना जीने देंगे। सादत खां को दस्त हो गए फौरन। उसने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ ना सूझा उसे। जब किसी को व्यक्ति कुछ ना सूझे तो क्या करता है, वो आत्महत्या कर, उसमें विष पिया और आत्महत्या कर ली। जब सादत खां मर गया, उसका उत्तराधिकारी आया, उसने 3 करोड़ में समझौता किया नादिर शाह से, 3 करोड़ रुपए नादिर शाह को दिए। नादिर शाह दिल्ली से बहुत सारे हाथी, बहुत सारे जेवरात, 20 करोड़ 30 करोड़ की बात हुई थी, वो 30 करोड़ से अधिक लेकर गया। इसके अलावा कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। कोहिनूर लिख सकते हैं आप लोग, कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया। तख्ते ताऊत या क्या बोलते हैं, तख्ते है नादिर शाह तख्ते ताऊत ले गया, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं। क्या कहते हैं, मयूर सिंहासन ले गया। अब क्वेश्चन आ सकता है, वह कौन सा मुगल बादशाह था जो अंतिम बार तख्ते ताऊत या मयूर सिंहासन पर बैठा था। कौन था वो, नादिर शाह नहीं, वो तो फारस का शासक है, मोहम्मद शाह के समय तो जब तो बैठता था ये, जब ये ले गया तो अब नहीं बैठेगा। तो कोहिनूर हीरा ले गया, मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊत ले गया, ये ले गया। अब मोहम्मद शाह के बाद शासक बनता है अहमद शाह। कौन बनता है, मोहम्मद शाह के बाद शासक जो बनता है वो अहमद शाह बनता है। आपको ये तो बताइए, इसे रंगीला कहते हैं, इसे तो लिखने की जरूरत नहीं है। मोहम्मद शाह को ये लिखा दिया मैंने। अहमद शाह बना, 1748-1754 तक शासक रहा। ये सब कमजोर शासक हैं। क्या शासक हैं। अब हमें अहमद शाह का इतना इंपॉर्टेंस है, अहमद शाह अब्दाली ने, एक अफगानिस्तान का शासक था, मैच ना कर देना अहमद शाह। एक था अहमद शाह अब्दाली, जिसने मराठों को पानीपत के तृतीय युद्ध में हराया था। ये अफगान का शासक था। इसने भारत पर 7 बार आक्रमण किया। पहला आक्रमण कब किया, 1748 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था, अहमद शाह था। अगर पेपर में आ जाए कि अहमद शाह अब्दाली ने पहला आक्रमण किस मुगल शासक के काल में किया था, तो क्या बोलेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के काल में किया था। कितना सरल है, अहमद शाह। अहमद ने अहमद को तोड़ दिया। अगला आलमगीर द्वितीय आया 1754-1758। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। किसके साथ हुआ, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। वह बक्सर का था बेटा। तो अब ये अगर आपसे पूछ ले कि प्लासी का युद्ध जब हुआ 1757 में, उसमें मुगल बादशाह कौन था, तो क्या कहेंगे आप, आलमगीर द्वितीय। अब क्या, शाह आलम द्वितीय 1758 से 1806 तक, 1758 से 1806 तक। अब इस समय क्या था, एक समय में 2 शासक थे। ये बिहार में था, इसने बिहार से अपने आप को शासक घोषित कर दिया। शाहजहां थर्ड था, उसने दिल्ली में शासक घोषित कर दिया 1758-1700
1959 में। बाद में क्या हुआ, मराठों के सहयोग से शाह आलम द्वितीय शासक बन जाता है और इसकी हत्या कर दी जाती है। इसी के समय में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसमें शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया। अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय को, अवध के नवाब सिजाउद्दौला को और बंगाल के अब तक नवाब मीर कासिम को हराया। मीर कासिम की मृत्यु हो गई, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई और इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई। इसके माध्यम से अंग्रेज क्या बन गए, बंगाल के वैध शासक बन गए थे। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। पानीपत का युद्ध इसी काल में हुआ 1761 में। पानीपत का युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच हुआ था, मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीता और मराठे पराजित हुए। पानीपत के तृतीय युद्ध से यह डिसाइड हो गया कि अब मराठे भारत के शासक नहीं बनेंगे। क्या नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। 1772 में, 1772 ये शाह आलम द्वितीय दिल्ली गया ही नहीं। 1772 में पहली बार मराठों के साथ दिल्ली गया और उस गद्दी पर बैठा। ऐसा बादशाह जो 1758 में बादशाह बन जाता है और 1772 में पहली बार दिल्ली जाता है, तब गद्दी बैठता है। समझ रहे हो कितना महान बादशाह था ये। और माधव राव फर्स्ट के नेतृत्व में गया। माधव राव की 1772 में ही फिर मृत्यु हो जाती है बीमारी के कारण। अब 1772 से 1803 तक ये क्या रहा, मराठों के संरक्षण में रहा। लेकिन 1803 में क्या हुआ, मराठे अंग्रेजों से सिंधिया अंग्रेजों से हार गया था। 1803 अलग संधियां होनी थी। अब यह क्या हुआ, 1803 में पुनः अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। किसमें आ गया, अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अब शाह आलम द्वितीय के बाद नाम के बादशाह थे, वास्तविक शासक कौन बन गए थे, अंग्रेज बन गए थे। अकबर द्वितीय आया, कौन आया, 1806 से 1837 तक रहा। अब जो मुगल बादशाह हैं वो शासक नहीं है, अंग्रेज इन्हें पेंशन देते हैं केवल, जो इस महल में रहो, लाल किले में रहो, मजे में रहो, पेंशन लो। अब क्या है, अकबर द्वितीय सेकंड था, यहाँ तो लाल किला भी छिनने वाला था, जो निकलो बाहर, तुम कौन, जो हम अकबर के वंशज, मार खाओगे, मार खाओगे। अब ये बेचारा परेशान, इसकी पेंशन बंद कर दी अंग्रेजों ने। ये तो पेंशन पे जी रहा था, ये तो पेंशन पे जी रहा था, वैसे कौन से काम करता था, अंगूर ऐसे कर खाता था, दारू पीता था और शायरियां सुनता था, और कोई काम नहीं था इस पर। इतना ढलुआ था ये, कोई काम नहीं। इसकी पेंशन बंद कर दी, इसको टेंशन होने लगी। ये राम मोहन राय के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा, राम मोहन राय के पास पहुंचा। प्रभु आप इंग्लैंड से पढ़कर आए हो, आपने इतनी बड़ी शिक्षा पढ़ी है, एक बार इंग्लैंड की महारानी के पास जाओ, कहो कि मुगल बादशाह ने कहा, निवेदन किया है कि हमारी पेंशन बंद नहीं की जाए। राम मोहन राय पहुंचे, इसका काम कराया। इसने कहा आप तो राजा हैं, राजा क्या हैं आप, राजा हैं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसने दी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अगला शासक बना बहादुर शाह सेकंड, इसे जफर के नाम से भी जानते हैं, सब्बर के नाम से, ये जफर के नाम से शायरी करता। शायरी का बड़ा शौक था इसे, शायरी का बड़ा शौक था। शासन कर रहा था, मजे में था, लेकिन कोई अधिकार नहीं था। अब कहते हैं कि जो मुगल बादशाह था उसका केवल लाल किला के अंदर ही शासन था, लाल किला के बाहर कोई वैल्यू नहीं थी। कोई कहता मुगल बादशाह तो डंडा उठा लेता आदमी, अबे तू कौन, ये मुगल, ये कौन है। अब क्या हुआ, इसने, ये बूढ़ा हो चुका था। 1857 में क्रांति हुई, इसको नेता घोषित कर दिया। इसने कि हाँ चलो शायद पुराने दिन लौटा है, लेकिन 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी हार गए। अंग्रेजों ने इसकी बुरी दशा कर दी, बुरी दशा। इसको कहा अबे ये बता तू कैसे नेता बना, तू नेता कैसे बना। इसने कहा बाबूजी माफ कर दो, माफ नहीं सजा मिलेगी, सजा माफ नहीं मिलेगा, तू निकल लाल किले से। इसको लाल किले से निकाला, रंगून भेज दिया। रंगून पता क्या है, मेरे भैया चलिए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। ये है म्यांमार में। म्यांमार एक देश है, इसका नाम पहले बर्मा था। क्या था, बर्मा। उसकी राजधानी पहले रंगून थी। क्या थी, रून, अब नहीं है, अब दूसरी राजधानी है। ऑन पीतो बताया किसी को। तो अब क्या है, बर्मा या म्यांमार के रंगून से किया है टेलीफोन। इसी ने किया टेलीफोन, काट दिया, चल बे कौन तू। तो ये रंगून में 1862 में मर गया। क्या मर गया। अब यहां से मुगल सत्ता पूरी समाप्त हो गई। 1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को मुगल सत्ता को हटाकर ब्रिटेन की महारानी भारत की सामग्री बनी, भारत की क्या बनी, शासिका बनी। और क्राउन का शासन, इंग्लैंड में किसका शासन है, क्राउन का शासन है, ताज का शासन है। ताज का शासन पूरे भारत पर आ गया। अब भारत के शासक मुगल नहीं है, अब भारत के शासक अंग्रेज बन गए। इस प्रकार हमने उत्तर मुगल काल को पूरा
पढ़ लिया है। अगर आपको रिवीजन करना हो तो मैं 1 मिनट में सारा रिवीजन करा देता हूं। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 तक शासक रहा है। इसका मूल नाम मुअज्जम था, उपाधि शाही बेखबर थी। जजाउद का युद्ध आजम के साथ हुआ, बीजापुर का युद्ध कामबख्त के वक्त हुआ, दोनों युद्धों को जीते और शासक बन गया। सहस्त्र शासकता से मराठों के साथ, सिखों के साथ, राजपूतों के साथ शांति की नीति अपनाई लेकिन बंदा बहादुर के साथ शांति की नीति ये नहीं अपना सका और सिखों के साथ के विवाद बने रहे। जहांदार शाह 1712-1713 शासक रहा। यह जुल्फिकार खां के सहयोग से शासक बना था। इसे लंपट मूर्ख कहते थे। इसकी सैयद बंधुओं ने हत्या कर दी और हत्या करके फर्रुख सियर को शासक बनाया, जो 6 साल 1717 से 1719 तक शासक रहा। सैयद बंधु अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां थे। अब्दुल्ला खां को वजीर बनाया गया, हुसैन अली खां को मीर बख्शी बनाया गया। 1716 में फर्रुख सियर काल में बंदा बहादुर को फांसी दी गई। अंग्रेजों को 1717 में इसने शाही फरमान जारी किया, जय सिंह को सवाई की उपाधि दी और जजिया यात्रा कर समाप्त किया। अब रफी दर्जात और रफी दौला सैयद बंधुओं ने 2 अगले बादशाह बनाए, लेकिन ये अधिक समय तक जीवित नहीं रहे, बीमारी से मृत्यु हो गई और फर्रुख सियर को भी सैयद बंधुओं ने हत्या कर दी। अगला बादशाह मोहम्मद शाह बनाए, सैयद बंधुओं के सहयोग से बना, लेकिन इसी समय दरबारी गुटबंदी के कारण सैयद बंधुओं की हत्या कर दी गई। सैयद बंधु अवध, बंगाल और हैदराबाद मोहम्मद शाह के काल में अलग हो गए, स्वतंत्र हो गए। अवध को सआदत खान ने, बंगाल को मुर्शिद कुली खान ने, हैदराबाद को निजाम उल मुल्क चिनकिलिस खान ने स्वतंत्र कराया। अब नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में, वो कोहिनूर हीरा ले गया और मयूर सिंह से तक ताउत ले गया, बहुत सारा पैसा ले गया। अगला अहमद शाह 1748-1754 बना। पहला अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1770 इसी काल में हुआ था। आलमगीर द्वितीय 1754-1758 शासक रहा। इसके समय में प्लासी का युद्ध हुआ जो 1757 में हुआ था। शाह आलम द्वितीय 1758 से 28 तक शासक रहा। यह एक समय में 2 शासक थे, शाह थर्ड भी शासक था, लेकिन बाद में शाह आलम शासक बना। इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, अंग्रेजों ने इसके साथ इलाहाबाद की संधि की। पानीपत का युद्ध हुआ 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई और मराठे पराजित हुए। 1772 में मराठों के सहयोग से दिल्ली पहुंचा और उसके सिंहासन पर बैठा, लेकिन 1803 में यह पुनः अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 शासक रहा। इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी और बहादुर शाह सेकंड 1837-1857 तक शासक रहा। 1857 की क्रांति में इसे क्या किया गया, नेता बना दिया। लेकिन जब 1857 की क्रांति विफल हुई तो इसे मुगल सत्ता से हटाकर रंगून भेज दिया गया और 1862 में यहाँ पर इसकी मृत्यु हो गई। 1 नवंबर 1858 को भारत की वास्तविक शासिका कौन बन गए, अंग्रेज बन गए। कौन बन गए, अंग्रेज बन गए और भारत में क्राउन का शासन स्थापित हुआ। इस प्रकार आपका उत्तर मुगल काल समाप्त हुआ। मुझे को लगता है कुछ वीडियो रिवीजन कराने का लंबा हो गया होगा, लेकिन आप जब भी भूल जाएं इस वीडियो को बार बार देखें। मैं ये उम्मीद करता हूं अगर आप इसको 4 से 5 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। मेरा नाम विश्वेंद्र सिंह जादव था। मैं आपसे अब विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बात और सुन लेना, सुन लो यहाँ पे सुन लो, जय हिंद जय भारत से पहले इसका जल्द ही MCQ का वीडियो आएगा, आप उसकी भी प्रैक्टिस करें, जिससे आपको पता चलेगा कितना आपको आता है। चलिए मिलते हैं बाद में। जय हिंद।